Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars study platform. As you all know, we have completed chapter 1st of class 8 science NCERT. In this video, we are going to cover chapter 2 of class 8 science, and the name of this chapter is The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. स्टार्टिंग होती है प्रोब एंड पॉन्डर से और फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल? क्या आपने कभी सोचा कि क्या होगा जब आपके चारों तरफ का जो इनविजिबल वर्ल्ड है अचानक से विजिबल हो जाए? How do you think your observation of hidden world might change the way you think about the size, complexity, or even what counts as living? Have you thought how these tiny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा कि कैसे ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं? शेयर योर क्वेश्चन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, how do microorganisms help to clean the environment? You can write the first question, how do microorganisms help to clean the environment? सेकेंड क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं, वाई डोंट पिकल्स एंड जैम स्पॉइल इजीली इवन व्हेन केप्ट आउटसाइड? वाई डोंट पिकल्स एंड जैम स्पॉइल इजीली व्हेन वी केप्ट आउटसाइड? या आप एक और क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी? इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप राइट कर सकते हैं. अब हमारा यहाँ से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर 2 का. हम स्टार्टिंग होती है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज. हमारी ह्यूमन आई केवल एक सर्टेन साइज से बड़े ऑब्जेक्ट को ही देख सकती है. फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन. इसीलिए एक लंबे समय तक बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हमारे चारों तरफ हैं हम उनके बारे में जान ही नहीं पाए. लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले, पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर. बहुत समय पहले लोगों ने डिस्कवर किया कि एक कर्व पीस के ग्लास से हम किसी भी स्मॉल थिंग को बड़ा करके देख सकते हैं. और यही जो पीस ऑफ ग्लास है उसका शेप लेंटिल सीड के जैसे था. और जो लेंटिल सीड होता है वो कैसे होता है? जो लेंटिल सीड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लेंटिल सीड होता है वो मिड में थिक होता है और एजेज पर, मिड में थिक होता है और एजेज पर कैसा होता है? एजेज पर जो है वो थिन होता है. और दिखने में कैसा है आप सब खुद ही देखकर समझ सकते हैं कि ये दिखने में लेंस के जैसे होता है. इसलिए उसने नाम दे दिया गया, ये जो ग्लास के पीसेस बने जो लेंटिल सीड के जैसे दिखने में थे, मिडल में थिक थे और एजेस पर थिन थे, उनको नाम दिया गया लेंस. ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल. लेंस को और उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया गया, उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया. ईच न्यू टूल फ्रॉम द सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प्ड ह्यूमन सी वॉट देयर आई कुड नॉट. कह रहे हैं कि जैसे जैसे सिंपल एक्सपेरिमेंट से मैग्नीफाइंग ग्लास और फिर माइक्रोस्कोप बने, ये सब ह्यूमन आई में ह्यूमंस को जो है नॉर्मल आई के कंपैरिजन में और अच्छे तरीके से देखने में हेल्प करने लगे. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स. और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसने एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, हिडन वर्ल्ड को जो है अनरेवल किया, डिस्क्लोज किया, ओपन किया, जिसमें बहुत सारे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे. We will explore some of these life forms in this chapter. और हम उन्हीं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं. हम उन्हीं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ्स के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स. आपने लिविंग बींग्स के अमेजिंग वेराइटी के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा. जस्ट लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखिए. देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल. यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स हैं. उनके शेप, साइज और कलर्स तो सबका अलग अलग होता है. कुछ लिविंग बींग्स टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और कुछ बहुत रियली बिग, बहुत बड़े होते हैं. उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर डिफर नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर. वो सिर्फ दिखने में उनका शेप, साइज, अपीयरेंस, इट मीन्स उनका सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं डिफरेंट होता, उनके फीचर्स, उनकी क्वालिटीज भी डिफरेंट होती हैं. और यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल कर आता है,
all these living beings whether plants or animals are called organism। और सारे living beings चाहे वो plant हो चाहे animal हो उन्हें हम organism कहते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to naked eye? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को अपने चारों तरफ नोटिस किया जिनको आप अपने नेक्ड आई से देख सकते हो? थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचिए। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आई एक्चुअली सी? आप सोचिए कि ऐसी कौन सी कितनी कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है, कितनी छोटी चीज को आपकी आई एक्चुअल में देख सकती है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कुछ लोग को स्पेक्ट्स लगाकर पढ़ते हुए। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? कैसे वो रीडिंग ग्लास लगाकर पढ़ते हैं तो वो उनकी हेल्प करता है रीडिंग में। और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व थिंग? या क्या होगा जब आप किसी चीज को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो? एक्टिविटी स्टार्ट होती है एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 है। एक्टिविटी 2.1 में कहा गया है कि टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। टेक अ राउंड बॉटम। आपको एक राउंड जो है एक ऐसा फ्लास्क लेना है जिसका बॉटम का पार्ट राउंड शेप में हो, वो ग्लास का होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे फिगर 2.1 में दिखाया गया है। और उस राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको वाटर फिल कर देना है और फ्लास्क के माउथ को क्लोज कर देना है कॉर्क की हेल्प से। अब आप इस फ्लास्क को, जिसको आपने कॉर्क की हेल्प से इसके माउथ वाले पार्ट को क्लोज कर दिया है, उसे आप किसी ओपन बुक के ऊपर ले जाकर रखिए और ऊपर से उसके लेटर्स को देखने की कोशिश करिए। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जब आप फ्लास्क के थ्रू इन्हीं लेटर्स को देखते हो तो ये लेटर्स एक्चुअल में जितने साइज के होते हैं उससे बड़े दिखाई देते हैं। दिस हैपन, ये होता है बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि जब आप फ्लास्क में रख कर देखते हो तो वाटर से फिल्ड हमारा यही फ्लास्क मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे काम करने लगता है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अगर आप सचमुच में किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे, जैसे कि आप एंड चींटी को ले सकते हैं, वेयर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, तो आप अपने नॉर्मल आई से जितना देख सकते हो उससे बेटर व्यू आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देगा। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them. बहुत समय पहले लोग बहुत क्यूरियस हुआ करते थे, एक्साइटेड हुआ करते थे अपने चारों तरफ जो भी टाइनी ऑर्गेनिज्म थे उनको एक्सप्लोर करने में, बट लेकिन दे couldn't see them with their naked eye, लेकिन वो उनको अपनी नॉर्मल आई से देख ही नहीं सकते थे। सो इसलिए हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो हमने फाइनली इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर कैसे किया? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम? क्या आपको पता है ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी डिस्कवरीज ने सबसे पहले हेल्प किया इस इनविजिबल वर्ल्ड में, इस टाइनी वर्ल्ड में लोग जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में या उन सारी चीज़ों के बारे में जानने में जिनके बारे में हमें पहले से कोई आइडिया नहीं था। चलिए हम देखते हैं, अब हम एक्चुअल में उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एवर हर्ड ऑफ? क्या कभी सुना है आपने? स्टार्टिंग होती है टॉपिक की एवर हर्ड ऑफ से, क्या आपने कभी सुना है? देखिए एक्चुअली में इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट रहते हैं। इसमें बताया गया है कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट रहते हैं जो सबसे पहले एक नॉन लिविंग सेल को देखते हैं जिसका नाम होता है कॉर्क। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है कॉर्क। और ये जो कॉर्क होता है वो देखने में हनी कोम्ब के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखने में होता है। और उस हनी कोम्ब जैसे जो स्ट्रक्चर उनको दिखाई देता है कॉर्क में, उसके लिए वो एक टर्म देते हैं सेल। और इतनी सारी चीज़ों को जब वो बताते हैं तो एक बुक कंपाइल करके उसमें राइट करते हैं और उस बुक का नाम इन्होंने दिया माइक्रोग्राफी। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1665 में। चलिए यही सब देखते हैं। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। वो बहुत केयरफुल ऑब्जर्वर थे, स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपनी बुक में डिटेल में ड्राइंग के थ्रू टाइनी थिंग्स के बारे में बताया जिनको लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। और उन्होंने जिस टूल का यूज किया, अब के टाइम में उसी टूल को, उसी इंस्ट्रूमेंट को अब हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। और जब इन्होंने अपने टाइम में जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया था, जिस टूल का यूज किया था, वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्चुअल साइज से 200 से 300 टाइम बिगर करके दिखाता था।
आगे है, एक दिन हुआ क्या, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो कि एक नॉन लिविंग सेल होता है उसकी एक थिन स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप में रख करके देखा। उसमें बहुत सारे स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे थे। इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने देखकर बोला हनी कॉम्ब, हनी के जैसा स्ट्रक्चर, और उन्होंने ही ड्रॉ व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। उन्होंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और हर स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला सेल। क्वेश्चन पूछा जाता है हु क्वाइंड द टर्म सेल, योर आंसर शुड बी रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल टर्म दिया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे रॉबर्ट हुक की स्टोरी फिनिश होती है। रॉबर्ट हुक के बारे में ये बताया गया है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक नॉन लिविंग सेल को देखा। उस नॉन लिविंग सेल का नाम कॉर्क था और उस कॉर्क को इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप के अंडर रख करके उसके स्ट्रक्चर को देखा, वो माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 200 से 300 टाइम इंक्रीज करके दिखाता था। और वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा वो हनी कोम्ब के जैसे था। उस हनी कोम्ब के जैसे जो कंपार्टमेंट्स दिखे उसका नाम रॉबर्ट हुक ने सेल दिया। आगे है कि समय में 1660s में एक साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने रॉबर्ट हुक के कंपैरिजन में बेटर लेंस बनाया, जो खुद भी वो एक माइक्रोस्कोप था लेकिन उस माइक्रोस्कोप में बेटर लेंस का यूज किया गया था। और यही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। कौन से लिविंग सेल को? बैक्टीरिया और ब्लड सेल को। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा और वो नॉन लिविंग सेल जो था उसका नाम था कॉर्क। उन्होंने उस कॉर्क को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा और वो माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में 200 टू 300 टाइम इंक्रीज करके दिखाता था। जब उन्होंने देखा तो उसमें स्ट्रक्चर जो दिखे वो हनी कोम्ब के जैसे थे। तो हनी कोम्ब के जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिखे उनका नाम उन्होंने दिया सेल। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु क्वाइंड टर्म सेल, सबसे पहले सेल टर्म किसने दिया? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। अगर इनको इतनी सारी नॉलेज हो गई है तो सबको इन्होंने कंपाइल किया एक बुक में, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि who published a book named Micrographia in 1665? योर आंसर शुड बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था, क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। इसी के समय में इन्हीं के साथ 1660s में एक और साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में बेटर लेंस का यूज किया, सबसे पहले लिविंग सेल देखा। कौन सी लिविंग सेल थी? बैक्टीरिया की और ब्लड सेल्स थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं। ये जो बुक है जो कि रॉबर्ट हुक ने पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया, उसकी इमेज यहाँ आपको दिखाई गई है। बुक है माइक्रोग्राफिया। इसके अलावा आपको माइक्रोस्कोप्स दिखाए गए हैं जो कि रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। ये रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ये आप कॉर्क सेल को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो हनी कोम्ब के जैसे हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.1 व्हाट इज सेल। इसमें आंसर तो नहीं दिया गया है, आप चाहे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट। अगेन सेल इज अ बेसिक smallest structural and functional unit of life. Last time I am repeating my words. Cell is basic structural and functional unit of life. नेक्स्ट एक लास्ट एक्टिविटी है, यहीं तक हम करेंगे। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आपका टीचर आपको लैब में एक्टिविटी के थ्रू बताए इसमें क्या करना है, चलिए आप ब्रीफ में समझिए। सबसे पहले आपको एक ओनियन बल्ब लेना है किचन से या गार्डन से, उसको थॉरली बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ओनियन को वर्टिकली छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। वर्टिकल मतलब अगर ये आपका ओनियन है और इस तरीके से आप कट लगाओगे तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कट करना। आपने सबसे पहले किचन से या गार्डन से ओनियन बल्ब लिया, एक ओनियन लिया, उसको वाटर से बहुत अच्छे से वॉश किया। अब ओनियन बल्ब को आपने वर्टिकली स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट किया और आपने क्या किया, अब आपको एक ओनियन का पीस बाहर निकालना है। एक थिन पीस आप बाहर निकालेंगे। ट्रांसपेरेंट लेयर, देखिए जो व्हाइट वाली लेयर होती है ना, उसी ट्रांसपेरेंट लेयर को आप बाहर निकालेंगे, लेकिन हैंड का यूज करके नहीं। ये देखिए यहाँ पे फोर्सेप्स का यूज किया गया है, जो छोटी सी चिमटी आप बोल सकते हैं, सॉरी फोर्सेप्स का यूज करके आप स्मॉल एक ट्रांसपेरेंट ओनियन की लेयर को बाहर निकालेंगे।
जिसे आप बोलेंगे ओनियन पील। क्या बोलेंगे? ओनियन पील। अभी तक हमने देखा फर्स्ट स्टेप ओनियन बल्ब लेना है, सेकंड स्टेप वर्टिकली कट करना है, थर्ड स्टेप है कि जो ओनियन पील आपने वर्टिकली कट किया उसमें थिन ट्रांसपेरेंट जो व्हाइट वाली लेयर है उसको फोर्सेप्स का यूज करके बाहर निकालना है, और जब आप बाहर निकालोगे तो उसे आप बोलोगे ओनियन पील। ओनियन पील। अब आपको क्या करना है, इस ओनियन पील को एक ऐसे पेट्री डिस्क में रख देना है जिस पेट्री डिस्क में ऑलरेडी सैफरन इन सॉल्यूशन हो, सैफरन इन सॉल्यूशन हो। और ये सैफरन इन सॉल्यूशन क्या करता है, ये किसी भी सॉल्यूशन को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर आप 30 सेकेंड के लिए उस सब्सटेंस को सैफरन में डिप कर देते हो और जैसे आप अपने ओनियन पील को सैफरन इन सॉल्यूशन में डिप करते हो वो पिंकिश कलर का हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन। आप डायरेक्टली ही ओनियन पील को निकाल कर माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं रख लेते हो, क्यों सैफरन इन सॉल्यूशन यूज करते हो? तो आप बताएंगे फर्स्ट फंक्शन, सैफरन इन सॉल्यूशन गिव रेड कलर, सैफरन इन सॉल्यूशन रेड कलर देता है, साथ ही ये किसी भी ऑब्जेक्ट को और ज्यादा क्लियर करके दिखाता है, उसके विजिबिलिटी के एरिया को, रेंज को बढ़ा देता है। नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने अपने ओनियन पील को 30 सेकेंड के लिए सैफरन इन सॉल्यूशन में डाल दिया जहां पे वो डार्क पिंक कलर का हो गया, अब आप ब्रश की हेल्प से ओनियन पील को ट्रांसफर करोगे एक दूसरे पेट्री डिस्क में जहां पे वाटर रखा होगा। अब आप वाटर में क्यों डालोगे, जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन्स हो, जो एक्स्ट्रा कलर्स हो जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, क्योंकि ओनियन पील को जितना कलर एब्जॉर्ब करना था कर लिया, अब उसके आउटर सरफेस पे जो कलर्स रह गए हैं उस एक्स्ट्रा स्ट्रेन्स को, उस एक्स्ट्रा कलर्स को हटाने के लिए आप उसको क्या करोगे, वाटर के सॉल्यूशन में डिप कर दोगे। और डिप करने के बाद क्या करना है, बिना फोल्ड किए, बिना ब्रेक किए फिर से आपको उसको निकालना है, और निकालने के बाद आपको एक स्लाइड के ऊपर रख देना है, और उस स्लाइड के ऊपर क्या लगा देना है, ग्लिसरीन लगा देना है। अच्छा, ग्लिसरीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ग्लिसरीन जो होता है वो सेल को ड्राई होने से बचाएगा और उसके क्लैरिटी को, इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल, और सेल को अच्छे से देखने के लिए उसके क्लैरिटी के रेंज को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब जब आपने स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन रखा और ग्लिसरीन के ऊपर ओनियन पील रख दिया है जिससे अब वो आपका सेल ड्राई नहीं होगा, अब आपको सेल को कवर स्लिप से कवर कर देना है, और जो एयर बबल्स बने हैं वो ट्रैप्ड ना हो, इसीलिए आपने उसको कवर स्लिप से कवर किया। और जो भी स्लाइड के जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड में ग्लिसरीन इधर उधर स्प्रेड हो गए हैं उनको हटाने के लिए, वाइप करने के लिए आप ब्लोटिंग पेपर यूज कर लो। अब स्लाइड रेडी है आपका ओनियन पील का, उसे आप माइक्रोस्कोप में जब रखेंगे, उसको जब आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे और कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में एक आउटर लेयर जिसे आप सेल वॉल बोलोगे, उसके जस्ट नीचे आपको सेकंड लेयर मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें आप न्यूक्लियस बोलोगे, और सेल्स में बहुत सारे फ्लूइड दिखाई देंगे जिन्हें आप साइटोप्लाज्म बोलोगे। इस तरीके से आपने एक प्लांट सेल को देख लिया है और हमारी एक्टिविटी 2.1 कंप्लीट होती है। एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ क्योंकि थोड़ी सी लेंदी एक्टिविटी है लेकिन बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ओनियन बल्ब लेना है किचन या गार्डन से। सेकंड स्टेप, उसको थॉरली वॉश करना है। फिर आपको ओनियन बल्ब को वर्टिकली स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद फोर्सेप्स का यूज करके उसको ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश वाले लेयर को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद उस ओनियन पील को आप ऐसे पेट्री डिश में आप डिप कराओगे जिसमें पहले से ही सैफरन इन सॉल्यूशन हो। सैफरन इन सॉल्यूशन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को जिसे आप डिप करोगे उसे रेड कलर प्रोवाइड करेगा और उसके विजिबिलिटी के रेंज को, एरिया को जो है बढ़ा देगा, क्लैरिटी को बढ़ा देगा। तो जैसे आप ओनियन पील को फोर्सेप्स की हेल्प से ऐसे पेट्री डिश में रखते हो जिसमें सैफरन इन सॉल्यूशन है, उसका कलर हो जाता है पिंक, और पिंक होने के बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन्स उस पील में है, ओनियन पील में, उसको हटाने के लिए आपने ब्रश की हेल्प से तुरंत ही उस ओनियन पील को वाटर में जो है डिप कर दिया। वाटर में डिप करने के बाद आपने फिर से ब्रश की हेल्प से उस ओनियन पील को निकाला और एक स्लाइड पे रखा, जिस स्लाइड पे आपने ऑलरेडी ग्लिसरीन स्प्रेड कर रखा है जिससे आपका ओनियन जो है वो ड्राई ना हो और एयर बबल्स आकर ट्रैप ना हो, इसलिए आपने फटाफट से ओनियन पील के ऊपर कवर स्लिप से उसको कवर कर दिया। राइट और लेफ्ट साइड में जो ग्लिसरीन स्प्रेड हुआ था उसको आपने ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से वाइप कर दिया, क्लीन कर दिया। अब आपका ओनियन पील का स्लाइड रेडी हो गया, और जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से सेल्स दिखाई देती हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आप बोलोगे कि आउटर लेयर इसमें सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर न्यूक्लियस होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। इस तरीके से मैंने आपको एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्टिविटी 2.3 स्टार्ट करेंगे।